नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण के अंतर्गत आज हम संस्कृत शिक्षण के विषय में आगे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पहली बार आपने देखा संस्कृत शिक्षण में कि वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, उन वर्णों में स्वर क्या होता है, व्यंजन कितने होते हैं, अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं, इन सबको मिला करके कितने वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। ये आपके लिए प्रश्न है कि आप उस वीडियो को देखें और इसको बताने का प्रयास करें कि वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अयोग वाह कितने होते हैं, सब मिला करके कुल कितने वर्ण होते हैं। दूसरी बात जो अब हम बताने जा रहे हैं, जो संस्कृत है इसमें जो संयुक्त वर्ण, इस संयुक्त वर्ण कितने होते हैं या कैसे संयुक्त वर्णों का निर्माण होता है। क्योंकि हिंदी में आपने देखा था वहाँ पे छ त्र ज्ञ स्रा चार यही थे संयुक्त वर्ण के रूप में, लेकिन ये संस्कृत भाषा है। यहाँ पर जो संयुक्त वर्ण है, यहाँ पर तमाम ऐसे वर्ण निष्पत्त होते हैं, बनते जाते हैं जो दो व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, जिसमें स्वर न हो, अर्थात जब बिना स्वर के दो व्यंजन मिलकर एक बनते हैं, दो व्यंजन बिना स्वर के मिलकर एक बनते हैं, अर्थात व्यंजन क्या है, अर्धमात्रिक होता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे क है तो क में से आ को निकाल देते हैं, जो ह्रस्व आ है निकाल देते हैं तो क में के ऊपर तिरछी लकीर लग जाती है, जिसको हम कहते हैं क। लेकिन जब वही आ उसमें मिल जाता है तो होता है क। तो उसी प्रकार से जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। लेकिन शर्त क्या है, उन दोनों के बीच में कोई स्वर ना हो, यानी स्वर रहित जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन का रूप ले लेते हैं और उन दोनों को मिला करके एक अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, आइए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं कि द्या कैसे होता है, कत कैसे होता है, माने त और का मिलकर कैसे लिखा जाता है, इसी तरह से बड़ा श और रा मिलकर के कैसे लिखा जाता है, जा यहाँ से क्या होता है, क और मूर्धा शा से क्या बनता है। इसी तरह आप देखेंगे कि द और धा को कैसे लिखा जाता है एक ऊपर, यानी जो रूप बनते हैं संयुक्त अक्षर के, उनको हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे क और शा, क और मूर्धा शा को मिला देते हैं तो देखिए क में क्या है, हल है, और मूर्धा शा में भी हल है, यानी इन दोनों में से स्वरों को निकाल दिया गया है। और अंत में आ, क्योंकि उच्चारण के लिए डाला गया स्वर को, लेकिन पहले जो क और शा दो व्यंजन है, यहाँ पर देखिए कोई स्वर इन दोनों के बीच में नहीं है। जब क और शा मिलते हैं तो छा बनता है, आ है इसलिए पूरा छा हो गया। लेकिन अगर क और ता जैसे लिखा है, क में हल है, ता में हल है, कोई भी स्वर नहीं है, केवल दो व्यंजन है। ये दोनों व्यंजन जो मिलते तो कत, क तो आधा क, इसको मिला करके इस रूप में लिखते हैं। देखिए कट का अगर इस प्रकार से वर्ण बनता है तो इसे हम क्या कहेंगे, कट। और इसमें देखिए नीचे हल लगा हुआ है, यानी इसमें से स्वर निकाला गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कत के बाद भी कोई स्वर आ नहीं लगा हुआ है। तो जब हम स्वरहीन व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो संयुक्त व्यंजन का रूप धारण कर लेते हैं। और संस्कृत वर्णमाला में ऐसे दो वर्णों को, दो व्यंजनों को मिला करके एक नए तरीके से जो लिपि दी गई है उसको हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह देखो द हल है, या में भी हल है, दोनों में व्यंजन है, स्वर नहीं है, दोनों मिला करके इस तरह से द्या का रूप ले लेते हैं। जा और या देखिए स्वर रहित है, दोनों को मिलाने के बाद एक ज्ञा बन जाता है। इसको हम कहते हैं ज्ञान, लेकिन शुद्ध रूप से क्या पढ़ते हैं, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान। लेकिन जो बोलचाल की भाषा है वो ज्ञा को हम ज्ञा कहने लगे। ज्ञान उच्चारण तो ग और या आता है, लेकिन वो है नहीं, है क्या मूल रूप से, उसमें जा और या का मिश्रण है, दो व्यंजनों का, और बनते हैं ज्ञा। तो देखिए क और श में जब आ मिलकर के क्या हो जाता है, इच्छा का रूप हो जाता है। जैसे क्षमा, कक्षा,
छतरी आदि लिखा जाता है। इसी तरह से का में जब रा को मिला देते हैं, देखिए क और रा दोनों क्या है, व्यंजन है, दोनों में स्वर नहीं है, ये मिलकर के क्या हो गए, क में रा मिलकर के क्र हो जाता है का, और उसी के ऊपर क्या करते हैं, रा को निकाल देते हैं। जैसे क्रम, क्रय, आगे देखिए बड़ा सा है और रा है, दोनों में से हमने स्वर को निकाल दिया, केवल व्यंजन बचे। श और रा मिलकर के देखिए इस प्रकार का रूप बनता है श्रा, जैसे श्रम, श्रवण, श्रमिक इत्यादि लिखा जाता है। तो श्रा का रूप कैसे बनता है, श और रा से, और वह रूप लिपि का इस तरह से होता है। फिर आप देखेंगे ता और रा दोनों में से व्यंजन, केवल व्यंजन है, इसमें स्वर को निकाल दिया गया, बन गया रूप कैसा, इस तरह से त्रा, जैसे त्रिशूल, मित्र, शत्रु आदि। पा में से पा और रा दोनों को अगर मिलाते तो कैसे लिखा जाएगा, वो लिपि का वर्ण बनेगा। तो पा देखिए और रा है, यानी पा और रा, पा मिक्स करके इसमें से रा को हमने निकाल लिया, अभी बन गया प्र, प्रजा, प्रयाग। फिर जा और या देखिए दोनों स्वर से रहित है, केवल व्यंजन है। जा और या मिलकर क्या बना, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी आदि। इसी तरह से द और या देखिए इसमें भी केवल व्यंजन है, स्वर नहीं है। धन आ मिलकर क्या बनता है, द, जैसे विद्या, उद्यम। इसी तरह से क और त, धन आ मिलकर क्या बनता है, कत, ए रूप बन जाता है कत का। क और त दोनों को मिलाते हैं तो बनता क्या है, कत, भक्त, रक्त। इसी तरह से द और वा में जब आ मिला देते हैं तो बनता है द्वा, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए द ऊपर इसके माने नीचे की तरफ वा लगा देते हैं, पढ़ा जाता है द्वा। जैसे द्वार, द्वेष। फिर अंगा और का को अगर हम मिलाते हैं, दोनों को अलग अलग करके का माने दोनों से स्वरों को निकाल दें तो बन क्या जाता है रूप, अंगा को नीचे देखिए का लग जाता, अंक, इसे हम क्या कहेंगे, अंक, माने अंगा और का मिलके अंक, जैसे अंक, रंक, माने अंगा पे क लग करके जब लगाएगा तो वो ऐसे बनता है। इसी तरह से देखें ब्रह्मा लिखा जाता है, ब्रह्म लिखा जाता है, तो उसमें क्या ह और मा को देखो कैसे एक रूप में लिखा जाता है, जैसे हा होता है और मा होता है, हा और मा दोनों में आ लगाते हैं तो बन क्या जाता है, देखिए ऐसे लिखा जाता है, इसमें मां ए, हाँ। बनता क्या है, जैसे ब्रह्म। तो हम संयुक्त वर्णों को लिखने का जो तरीका है, उसकी जो एक अलग संकेत है, उन ध्वनि को निकालने के लिए संयुक्त रूप से, उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये जो वर्ण आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वर्ण अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं कि इनमें कौन कौन से दो वर्णों को मिला करके इसका रूप बनाया गया है। आप इसे अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से इसको देखें बार बार वीडियो को। अब होता है वर्णों का विच्छेद कैसे होता है, माने विच्छेद माने अलग कैसे किए जाते हैं। अगर कोई वर्ण है तो उसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ण स्वयं में पूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें मिश्रण चाहे स्वरों का होता है चाहे दो व्यंजनों का होता है। तो उनको हम अलग कैसे करते हैं, तो देखिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जो शब्द है उसमें जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग कर देना, ये क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है। तो वर्णों का विच्छेद कैसे करना है, आइए देखते हैं। जैसे संस्कृत में वर्ण विच्छेद करते समय अंतिम अक्षर के नाम से वह शब्द जाना जाता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि जब हम वर्णों का विच्छेद करते हैं तो अंत में जो वर्ण होता है उसी वर्ण के नाम पर उस शब्द का नाम पड़ जाता है। जैसे अंत में अगर आ होने पर उसे हम अकारांत कहेंगे, अगर किसी शब्द के अंत में ई आ रहा है तो उसे इकारांत कहेंगे, ई इक आरांत, माने उसमें कारांत जोड़ दिया जाता है। जैसे उ है तो उकारांत, प है तो पकारांत, च है चकारांत, माने जो अंतिम वर्ण होगा उसी के आधार पर उस शब्द का नामकरण हो जाता है। आप उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे फल है, फल का अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए फल, फा में चूंकि प्रत्येक वर्ण में जितने भी व्यंजन उसमें अ लगा होता है तो आ को अलग कर देंगे
तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, फा को ऊपर हल कर देते हैं, धन आ अलग कर लिया, फिर उसमें हमने ला देखिए दूसरा है ला, इसमें स्वर आ को निकाल दिया हल करके, यहाँ आ अलग हो गया। अब देखिए फल को लिखने के लिए फ, फिर अ, फिर ल, फिर आ मिल करके बना फल। यानी इसमें कितने व्यंजन, चार वर्ण हैं। वर्णों की संख्या कितनी है, 4 वर्ण, अर्थात 2 व्यंजन और 2 वर्ण मिलकर के कितने हुए हैं, फल बना है। लेकिन अंत में क्या है, इसके अ आया है, इसलिए इसे हम अकारांत कहेंगे। फल क्या है, अकारांत है। इसी तरह से लता, लता को अगर हम बड़े विच्छेद करते हैं तो ला में से आ को निकाल लीजिए, फिर ता में से आ को निकाल लीजिए। लिखेंगे कैसे, ला के नीचे हल करिए, फिर आ लिखिए, फिर धन ता में से आ को निकालिए, फिर आ अलग से लिख दीजिए, तो मित बना हो गया इसका विच्छेद ल अ त आ, अंत में आ है तो लता क्या होगा, आकारांत, यानी इसे हम आकारांत कहेंगे। इसी तरह से कवि, कवि है तो क, अ, व और ई, यानी इन वर्णों का हमने विच्छेद कर दिया। क में से आ को निकाल लिया, का पे हल आ अलग हो गया, व में से हल करके ई को निकाल लिया, बन गया कवि, हो गया अंत में ई है, इसलिए इसे हम इकारांत कहेंगे। कवि कैसा शब्द वर्ण है, इकारांत शब्द है। इसी तरह से नदी है, नदी कैसा है, किस प्रकार का वर्ण होगा, अकारांत उकारांत इकारांत, तो आप इसको कैसे समझेंगे। देखिए नदी ना है, इसमें से आ निकाल लिया तो ना हल हो गया, आ आगे आ गया, धन द, इसमें बड़ी है, इसमें से बड़ी को अलग कर लिया, बन गया नदी। और जो बड़ी ई है तो इसके आधार चूंकि अंत में है, इसलिए नदी शब्द क्या हो जाएगा, इकारांत, माने इसमें बड़ी है इसलिए इकारांत कहेंगे इसे हम। इसी तरह से धेनु है, धेनु को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा इस शब्दों का, जैसे ध हो गया, इसमें से एक हमने निकाल लिया, लिखने के लिए ध पे हल धन ए, फिर नु है तो ना में से हमने उ को निकाला तो ना में हल कर दिया, फिर छोटा उ हो गया, बन गया धेनु। लेकिन अंत में क्या आया है, उ आया है, तो धेनु कैसा शब्द होगा, उकारांत, यानी छोटा उ उकारांत, उकारांत होगा। इसी तरह से अगर हम देखें जो बधु है, बधु ये शब्द है एक कैसा है, उकारांत की उकारांत, तो आप देखेंगे बधु में बड़े उ की मात्रा है और यही अंत में आएगा भी। तो जैसे व में से आ निकाल लिया, धा में से बड़ा उ निकाल लिया, सबको मिला दिया, व अ धा और उ मिलकर के हो गया बधु, और ये है अंत में उ, इसलिए हमें कहेंगे उकारांत। फिर मातृ शब्द को अगर हम लेते हैं, इसका बड़े विच्छेद करते हैं तो मां में से बड़ा आ निकल जाएगा, दीर्घ आ, धन ता में से री को निकाल लिया, अर्थात मां धन आ धन ता धन री बराबर क्या हो गया, मातृ, बना क्या, अंत में री है, इसलिए इसे हम कहेंगे ऋकारांत। राजन अगर ये शब्द है और इसका वर्ण विच्छेद करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे, पहले रा लिखेंगे, रा में से आ को निकाल के हल कर लेंगे रा, फिर धन आ माने दीर्घ आ हो जाएगा, फिर जा में से आ को निकालेंगे, ज धन हरस्व आ, धन ना, ना में देखिए हल है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए ना अंत में आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, नकारांत। क्योंकि जो शब्द अंत में हल होते हैं उसके बाद स्वर नहीं होते हैं उनको हलंत कहते हैं। हल अंत माने जिनके अंत में हल हो उन्हें हलंत कहा जाता है। तो राजन कैसा शब्द होगा, हलंत या नकारांत। इसी तरह से वाच, वाच में देखिए वाह है, आ है और चा है, चा में स्वर नहीं है, पहले से हल लगा हुआ है, इसलिए वाच ये भी हलंत है, इसको हम चकारांत कहेंगे और या हलंत शब्द कहेंगे। तो जो शब्दों की संरचना होती है उनके अंत में जो वर्ण होता है उसी के आधार पर हम उस शब्द का नामकरण करते हैं, उसके नाम से जानते हैं। क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें इन वर्णों के विच्छेद में अर्थात वर्णों में जो स्वर लगे हुए हैं, जो वर्ण में जो व्यंजन और स्वर मिलकर के बने हैं, जब तक उनको हम अलग नहीं करने की तरीकों को जान पाएंगे तब तक हम संधि नहीं कर सकते। क्योंकि संस्कृत भाषा एक ग्रामेटिकल अर्थात व्याकरण की भाषा है और उसका व्याकरण बिल्कुल ऐसा है जैसे एक गणित।
गणित में जिस प्रकार से किसी अंक को पॉइंट में भी उसको सहन करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह से संस्कृत भाषा का जो ग्रामर है, जो उसका व्याकरण है, उसके अंदर भी किसी स्वर को अगर हम भूल करके नहीं लिखते हैं तो वहाँ पर जो संधि होती है, जो उसका अर्थ होता है, वह बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए वर्णों को अलग कैसे किया जाए, उन वर्णों को उसमें से व्यंजन और स्वर को कैसे अलग किया जाए, अंतिम उसमें स्वर है कि व्यंजन है, इकारांत उकारांत, जब तक इसको नहीं जान पाएंगे तब तक हम संधि करने के गुण को सीख नहीं सकते। इसलिए बड़ विच्छेद करना, ये सीखना बहुत आवश्यक है। संयुक्त वर्णों को बनाना, उनके लिपि को क्या कैसे लिखा जाता है, उसको याद करना जानना आवश्यक है। अब आता है कि जो अजंत और हलंत दो शब्द आते हैं। अजंत का प्राय क्या होता है और हलंत का प्राय क्या होता है। जैसे जिन शब्दों के अंतिम वर्ण स्वर होते हैं, स्वर को ही संस्कृत में अच कहा जाता है, उनको स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंतिम वर्ण क्या है, अच हैं, उन्हें अजंत कहेंगे, क्योंकि च को जा हो जाता है या संधि जब बनती है तो अच अंत, जिसके अंत में अच हो उसे अचंत, लेकिन संधि के द्वारा वह क्या हो जाता है, अजंत, उन्हें अजंत कहा जाता है। जैसे राम, रमा, बधु। अब देखिए इसमें क्या है, अंत में अच है, राम में आ है, रमा में आ है, बधु में उ है। चूंकि देखिए अच है, स्वर है, इसलिए इन्हें अजंत कहा जाता है। लेकिन हलंत क्या होता है, जिन शब्दों के अंतिम वर्ण व्यंजन हल होते हैं, अर्थात जिन शब्दों का अंतिम वर्ण, जैसा कि आपने पहले देखा अभी, राजन को वाच हो, जिनका अंतिम वर्ण क्या होता है, व्यंजन होते हैं, उन्हें हम हलंत कहते हैं, क्योंकि व्यंजन को हल कहा जाता है। स्वर का दूसरा नाम अच होता है और व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। जिसका अंतिम वर्ण अच है, स्वर है, उसे अजंत कहेंगे, और जिसका अंतिम वर्ण हल है अर्थात व्यंजन है, उसे हलंत कहते हैं। तो अजंत क्या होता है, हलंत क्या होता है, वर्णों का विच्छेद हम कैसे करते हैं, संयुक्त वर्णों की लिपि में दो वर्णों को, स्वर रहित वर्णों व्यंजनों को जब हम मिलाते हैं तो उसका रूप क्या होता है, कौन सा संकेत होता है, कौन सा चिन्ह होता है, उसको आज हमने सीखा। और अगर इस चीज हम अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आगे अब संस्कृत वर्णमाला में जो पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं, आयुण रेलरी कयोंग एव छैवरण ये मंगणनम छप है घड़दस जब गड़दस खपछट चटतो कपेश सरहल। अब इस सूत्र के आधार पर कैसे संस्कृत का व्याकरण रचा गया, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में आप इस चीज को देखेंगे कि पाणिनि का 14 सूत्र क्या है, जिसके आधार पर प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं, उनकी संधियां कैसे होती हैं, उसमें कारक समास आदि कैसे बनते हैं, रूप सिद्धि कैसे की जाती है, धातु रूप क्या होते हैं, उसमें शब्द रूप क्या होते हैं, विभक्तियां क्या होती हैं, इन सारी चीजों को, लिंग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो से सीखना पड़ेगा। अगर आप संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों को अच्छी तरह से सरल ढंग से सीखना चाहते हैं, आकर्षक रूप से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। आपको हम वादा करते हैं कि ऐसे तमाम ज्ञान विज्ञान की चीज़ें देंगे जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायी होंगी, सार्थक होंगी। तो अगर एक वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और तुरंत हमारे तमाम सूचनाओं को, वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन अर्थात घंटी के निशान को दबाएं।